गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मानव निर्मित रेशे रेयॉन के बारे में पढ़ा था। आज हम अगले मानव निर्मित रेशे एक्रिलिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव निर्मित फाइबर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रीजेनरेटेड फाइबर और दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो एक्रेलिक फाइबर एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर का मतलब यह है कि इसको पूर्णतः रसायन द्वारा, केमिकल्स द्वारा बनाया जाता है। तो जो एक्रेलिक फाइबर है वो एक्रिलोनाइट्राइल इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो एक्रिलिक फाइबर बनाने के लिए हमें एक्रिलोनाइट्राइल की इकाइयाँ चाहिए, जिससे मिलकर एक्रिलिक फाइबर बनता है। तो इस फाइबर का निर्माण सबसे पहले 1893 में ड्यूपॉन्ट कंपनी ने किया था। उनके एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर W.H. कैरोथर्स। तो उनकी टीम ने सबसे पहले इस फाइबर को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद 1944 में इसको कमर्शियली संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया फॉर कमर्शियल पर्पस, और इसको ट्रेडमार्क ऑर्लोन के नाम से बेचा गया। फिर जो एक्रेलिक फाइबर है, अगर हम इसको देखें तो इसकी विशेषताएं जो हैं ये ऊन के समान विशेषताएं और गुणों के साथ इसको बनाया गया है। तो हम यह कह सकते हैं जिस प्रकार रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क की तरह जाना जाता था, तो एक्रेलिक फाइबर क्या है, आर्टिफिशियल एक ऊन की तरह हम इसको मान सकते हैं। आप बाज़ार में जितना भी, अगर आप मार्केट जाएंगे तो आजकल आप जो भी स्वेटर्स पहनते हैं या दस्ताने, ग्लव्स, या फिर आप जो वूल बाज़ार से खरीदते हैं वूल के नाम पे, वो एक्चुअली वूल नहीं होता बल्कि वो एक्रेलिक होता है, जो कि सिंथेटिक फाइबर है और इसे लैब में एक्रिलोनाइट्राइल से द्वारा बनाया जाता है। तो एक्रेलिक की जो प्रॉपर्टी है वो वूल, जो नेचुरल फाइबर है, उसकी प्रॉपर्टी को कॉपी करते हुए बनाई गई है। तो एक्रेलिक जो फाइबर है वह वूल की तुलना में ज़्यादा सॉफ्ट होता है और यह गर्मी प्रदान करने का काम भी करता है, और अनेक रसायनों के प्रति भी ये प्रतिरोधी होता है। तो इसलिए एक्रेलिक फाइबर वूल फाइबर का एक तरह से सब्स्टिट्यूशन के तौर पर बनाया गया है। अगर हम एक्रिलिक फाइबर के निर्माण की प्रक्रिया को देखें तो इसके लिए जो मैंने भी आपको पहले बताया कि यह एक्रिलोनाइट्राइल से इकाइयों से मिलकर बनता है। तो इसके लिए जो कच्चा माल है वो एक्रिलोनाइट्राइल है, वह एसिटिलीन या एथिलीन से बनाया जाता है, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। जब ऑयल को प्योर किया जाता है तो उससे जो उत्पन्न उत्पाद होते हैं अन्य तेल के अलावा, तो वो होते हैं पेट्रोलियम उत्पाद। तो एसिटिलीन और एथाइलिन से पहले एक्रिलोनाइट्राइल बनाया जाता है, उसके द्वारा एक्रिलिक फाइबर का निर्माण किया जाता है। तो जो एक्रिलोनाइट्राइल की जो इकाइयाँ होती हैं उनके लिए जो फाइबर निर्माण के लिए इनका पॉलीमराइजेशन किया जाता है एडिशनल पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया द्वारा। फिर उसके बाद जो पॉलीमर होते हैं उनको डाइमिथाइल फार्मामाइड या डाइमिथाइल एसिटामाइड जैसे सॉल्वेंट घोल में घोल कर क्या बनाया जाता है, एक घोल बनाया जाता है जिसको काट कर अब रेशे का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद जो घोल में पाई जाने वाली अशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए इसको फिल्टर किया जाता है, और हवा के बुलबुलों को निकालने के लिए इसमें डी गैसिंग या वैक्यूम से इसका उपचार किया जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो उसमें उपस्थित गैस होगी या एयर बबल्स होंगे वह हट जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा कि हमें कंटिन्यूस लंबा फिलामेंट प्राप्त होगा। उसके बाद जो जो सोल्यूशन है, अब जो सोल्यूशन हमें प्राप्त हो रहा है उसको स्पिनरेट के छिद्र, इसके बाद जो हमारा सोल्यूशन है उसको क्या किया जाता है, जो स्पिनरेट होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं जिसके माध्यम से हमारे जो फाइबर हैं, जो मैनमेड फाइबर्स हैं, उनका निर्माण स्पिनरेट के द्वारा किया जाता है। तो स्पिनरेट के छिद्रों से इस सोल्यूशंस को, इस डोप सोल्यूशन को गुजारा जाता है। तो उससे उसके बाद इसे एक हॉट जो रूम होता है, गर्म कक्ष में, उसमें प्रवाहित किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि सॉल्वेंट जो होता है वो तो उड़ जाता है, और जो फाइबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और वो ठोस रेशे हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद जब हम फर्दर उपयोग के लिए या फाइबर के ओरिएंटेशन को सुधारने के लिए या फाइबर की लेंथ को बढ़ाने के लिए फिलामेंट्स को फिर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। उसके बाद फिर इसे लंबे लंबे फिलामेंट्स बनाने के लिए या तो खींचा जाता है, और फिर जो स्पूल होता है उसके चारों तरफ लपेट के इसे इकट्ठा कर लिया जाता है।
और फिर उसके बाद एक्रेलिक फाइबर जब इकट्ठा हो जाता है स्पूल्स में, तो उसके बाद एक्रेलिक फाइबर को धागे में निर्मित किया जाता है। तो धागे का जो उत्पादन है वो दो तरीके से किया जाता है। दो तरह की स्पिनिंग होती है, एक होती है ड्राई स्पिनिंग और एक होती है वेट स्पिनिंग। एक होती है गीली कताई और एक होती है सूखी कताई। इन स्पिनिंग प्रोसेस को हम अपनी अगले टॉपिक जिसमें हम यान की स्पिनिंग की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक्रेलिक फाइबर है वो उसका जो उत्पादन है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक होती है ड्राई स्पिनिंग जिसको हम कह रहे हैं सूखी कताई, और दूसरी होती है गीली कताई। उसके बाद स्पिनरेट से जो निकले हुए फिलामेंट्स है उनको कुछ ट्विस्ट दिया जाता है, क्योंकि यान बनाने के लिए या स्पिनिंग के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें कुछ ट्विस्ट दिए जाएं, और फिर उन्हें स्पूल पे लपेट लिया जाता है। और अगर हमें धागों का निर्माण करना है, क्योंकि आप देखेंगे अधिकतर जो मैनमेड फाइबर है वो हमें फिलामेंट के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, तो इनसे हमें कर लंबे मीटर्स किलोमीटर्स और उससे भी ज़्यादा लंबे हमें क्या होते हैं सतत जो है रेशे प्राप्त होते हैं। तो कई कबार क्या होता है कि सिर्फ सीधे इन्हीं से वस्त्रों का निर्माण कर दिया जाता है जो फिलामेंट्स होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो फिलामेंट्स है उनसे पहले धागों का निर्माण किया जाता है, फिर उनसे वस्त्रों को बनाया जाता है। तो अगर हमें एक्रेलिक जो फिलामेंट है उससे अगर धागे का निर्माण करना है तो इन फिलामेंट्स को छोटे फिलामेंट्स में काटा जा छोटे मतलब रेशों में काटा जाता है, जिसको हम कहते हैं फिलामेंटो, है ना। फिर वो छोटे छोटे स्टेपल फाइबर्स को बनाकर उनको फिर हम काट लेते हैं धागे के रूप में। तो धागे के रूप में उनकी कताई कर ली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा एक्रेलिक का जो फाइबर है उसकी प्रिपरेशन या उसकी तैयारी की जाती है और इस प्रकार उसका निर्माण किया जाता है। अगर बात करें एक्रेलिक के गुण की तो जैसे कि अगर हम एक्रेलिक की संरचना की बात करें, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली हमें डंबल के शेप जैसा दिखाई देता है, जैसे डंबल्स होती हैं, है ना, उस आकार का दिखाई देता है। ये चित्र में आपको यहाँ पे कॉर्नर में दिखाई दे रहा है कि डंबल के शेप में जो इसके रेशे हैं वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम इनका वर्टिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, अनुदैर्ध्य रूप से देखेंगे, तो एक्रेलिक फाइबर हमें कैसा दिखता है, एक समान व्यास वाला रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे रॉड होती है, जैसे आपने ट्यूबलाइट देखी होगी या रॉड देखी होगी, तो उस या केमिस्ट्री की लैब में रॉड देखी होंगी, तो वो उसी की तरह उस संरचना वाला एक्राइलिक का रेशा दिखाई देता है हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर। अगर हम एक्रेलिक की डेंसिटी की बात करें तो एक्रेलिक का जो घनत्व है वो कम होता है, वूल की तुलना में भी 1.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी कवरिंग रेंज है, जो कपड़ों को मतलब बॉडी को या सरफेस को कवर करने की जो कैपेबिलिटी है वो इसमें काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्रेलिक फाइबर की जो स्ट्रेंथ है वो 2.5 से 2.6 तक होती है, और अगर इनके रेशों को गीला कर दिया जाए तो जो इसकी स्ट्रेंथ है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे वूल में भी होती है, वूल को अगर गीला करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसी प्रकार जो एक्रेलिक फाइबर है उसको भी गीला करने पर उसके रेशे जो होते हैं अपनी ताकत खो देते हैं। अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो अगर हम एक्रेलिक फाइबर को थोड़ा थोड़ा ही स्ट्रेच करें, कम स्ट्रेच करेंगे, तो जो फाइबर है वो 90 to 95% अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो फिर जो इलास्टिसिटी है या उसकी जो ओरिजिनल शेप में वापस आने की क्षमता है वह कम हो जाती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एक्रेलिक फाइबर मीडियम टू गुड फ्लेक्सिबल होता है। इसलिए क्या होता है कि जो एक्रेलिक फाइबर्स हैं या एक्रेलिक फाइबर से बने हुए वस्त्र हैं उन पे क्या होता है, झुर्रियाँ या क्रीज जो है या सलवटें आसानी से नहीं बनती, और वो इजीली बिना सिलवटों के हमें धोने के बाद इजीली मिल जाते हैं। तो अगर हम घर्षण प्रतिरोध की बात करें तो घर्षण के प्रति या रगड़ लगने के प्रति एक्रेलिक जो रेशा है वो मीडियम कैटेगरी का घर्षण प्रतिरोधी होता है। अगर हम मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी की बात करें तो क्योंकि एक्रेलिक एक मैन मेड फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, तो एक्रेलिक क्या होता है, एक तरह का हाइड्रोफोबिक फाइबर है। हाइड्रोफोबिक का तात्पर्य यह है कि पानी के संपर्क में आने पर ये पानी के अणुओं को अवशोषित नहीं करता है बल्कि इनसे दूर भागता है। तो इसलिए जो एक्रेलिक के फाइबर होते हैं उनकी अवशोषकता क्या होती, उनकी जो नमी एब्जॉर्बेंसी है या जल को ग्रहण करने की क्षमता है वह काफ़ी कम होती है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो दाग वगैरह या धूल आकर्षित करने की जो कैपेसिटी है वो भी इनकी क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए ये दाग प्रतिरोधी जो वस्त्र हैं या इजीली इनसे दाग निकल जाते हैं।
अगर इनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी की बात करें तो इनकी जनरल यूज़ के लिए जो कपड़े बनते हैं उनमें अच्छी डायमेंशनल स्टेबिलिटी एक्रेलिक के बने हुए वस्त्रों में पाई जाती है। और एक्रेलिक में ड्रेपेबिलिटी की विशेषताएं भी मतलब सेटिस्फैक्टरी लेवल तक पाई जाती हैं। अगर हम ऊष्मा चालकता की बात करें तो क्योंकि एक्रेलिक एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है, तो ज़्यादातर जो सिंथेटिक फाइबर हैं वह ऊष्मा का जो चालन है वो बहुत अच्छी तरह से नहीं करते हैं, है ना। तो जिस कारण से क्या होता है कि इनमें जो हीट है या ऊष्मा है वो क्या हो जाती है, दब जाती है और इनसे बाहर एस्केप नहीं कर पाती है। तो इस कारण से हमें क्या होता है, इनसे बने कपड़ों को पहनने पर हमें गर्माहट जो होती है वो हमारी बॉडी में ही रहती है। तो इसलिए इन वस्त्रों का उपयोग हम ठंड में जो पहनने वाले वस्त्र हैं उनको बनाने के लिए अधिक करते हैं। अगर हम एक्रिलिक फाइबर की जलने की प्रॉपर्टी को देखें तो अगर हम इनको आग में जलाएंगे तो जिसे हम आग के पास लाएंगे तो इसके रेशे क्या होते हैं, आँच पकड़ लेंगे और क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे मतलब। और जब उसको हम फ्लेम को हटा भी लेंगे तो भी क्या होगा, खुद से क्या होंगे, जलते रहेंगे और एक काले रंग का एक बीड है जो राख होगी वो काले रंग की एक सॉलिड दाना जैसा मोती जैसा बन जाता है ना। तो जो एक्रिलिक फाइबर है वह क्या होता है कि 215 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिघलना शुरू कर देता है। तो और इसलिए जो इसको तापमान करने मतलब इसको प्रेस करने का जो टेम्परेचर है वो 160 डिग्री सेल्सियस अप्रोप्रिएट माना जाता है। अगर हम बात करें इसके रासायनिक गुणों की तो जो एक्रिलिक फाइबर है यह बहुत अच्छी रासायनिक क्वालिटीज़ रखता है क्योंकि ये क्षार और एसिड दोनों के प्रति ही क्या है, इसमें अच्छा प्रतिरोध पाया जाता है। तो ये ना तो क्षार से ना फिर ना एसिड से खराब होता है, तो इसलिए दोनों के प्रति ये काफ़ी प्रतिरोधी होता है। इसके साथ ही जो ब्लीच है, इसको किसी भी प्रकार की जो होम ब्लीच होती है या घर में प्रयोग की जाने वाली ब्लीच होती है उनसे आसानी से ब्लीच किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं जो एक्रेलिक का रेशा है, एक्रेलिक फाइबर है, वह ना तो क्षार से मतलब ना एसिड से खराब होता है ना फिर बेस जो क्षार होते हैं उनसे खराब नहीं होता है ना, और ब्लीच का भी इस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। इसके अन्य गुणों की अगर हम बात करें तो अगर हम सूर्य के प्रकाश से इसका इफेक्ट देखें, सूर्य के प्रकाश का इस पर इफेक्ट देखें तो एक्रेलिक की जो रेशे हैं वो सूर्य के प्रकाश में भी रहने पर खराब नहीं होते हैं। इसके अलावा जो इसके रेशे हैं एक्रिलिक के वह कीटों के प्रति और फफूंदी के प्रति भी प्रतिरोधी होते हैं क्योंकि यह एक क्या है, सिंथेटिक फाइबर है और क्या है, हाइड्रो फोबिक फाइबर है। तो पानी को ये अपने से दूर फेंकता है तो इसलिए नमी इसमें बहुत ज़्यादा अवशोषित नहीं हो पाती, तो जिस कारण से ये फफूंदी प्रतिरोधी होता है। इसके अलावा आप देखेंगे पसीने से भी यह बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पसीने को अवशोषित नहीं करता है क्योंकि ये एक तरह का हाइड्रोफोबिक फाइबर है। इसके अलावा विद्युत चालकता की बात करें तो यह विद्युत का क्या है, एक कुचालक है। कुचालक का तात्पर्य यह है कि इससे होकर जो विद्युत है या इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो पाती, तो इस कारण कई बार इसमें क्या होता है, स्टैटिक चार्ज कपड़े में उत्पन्न हो जाता है, तो जिस कारण आपको अगर कोई इसको छूने पर हल्का सा हमें करंट जैसा महसूस हो सकता है। तो इसलिए इसके बने हुए जो कपड़े हैं हम सर्दियों में अक्सर उपयोग करते हैं, ना कि गर्मियों के लिए। तो ये हो गए एक्रेलिक की विशेषताएं। अब बात करें एक्रेलिक रेशों के उपयोग की तो अन्य फाइबर्स की तरह जो एक्रेलिक का फाइबर है वह विभिन्न प्रकार के हमारी ड्रेस और परिधान बनाने में उपयोग किया जाता है। मोस्टली जो परिधान हैं वो ठंड में पहनने लायक जो परिधान होते हैं उनको उनके निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है क्योंकि एक्रेलिक एक तरह से वूल का क्या है, वूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही एक्रेलिक में पाई जाती हैं। तो इसलिए इसका जो निर्माण, इसका जो उपयोग है वह बॉडी को गर्म रखने के लिए किया जाता है। तो इसलिए जो स्वेटर है, मोजे हैं, टोपी, दस्ताने, ये सभी चीज़ें इससे मिलकर बनाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अन्य उपयोग की बात करें तो जो घर सजाने की सामग्रियां हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत टिकाऊ है घर्षण के प्रति भी और इसमें दाग भी आसानी से नहीं लगते हैं, तो इसलिए दागों को हटाना भी इससे आसान होता है। तो इसलिए जो कालीन है, गलीचे हैं, पर्दे हैं, इन सब में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक्रेलिक जो फाइबर है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, वह लचीला होता है और रसायनों के प्रति प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसका जो है इंडस्ट्रियल यूज़ भी किया
जाता है। तो जैसे कि फ़िल्टर बनाने के लिए, फ़िल्टर बैग बनाने के लिए, एयर फ़िल्टर बैग या लिक्विड फ़िल्टर बैग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो हमारे आउटडोर एक्टिविटी के ड्रेस हैं या स्पोर्ट्स वेयर हैं, उनको बनाने के लिए भी एक्रेलिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल प्रतिरोधी है, जल्दी सूख जाता है ना। तो इस कारण इसका उपयोग क्या है, आउटडोर एक्टिविटीज़ और खेल उपकरणों को बनाने में किया जाता है। जैसे टेंट बनते हैं, स्लीपिंग बैग्स बनते हैं, बैकपैक बनते हैं, है ना। इन सब को बनाने में एक्रेलिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एथलेटिक मोजे हैं, टोपी है, इन उपकरणों इन वस्त्रों के निर्माण में भी एक्रेलिक रेशे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक्रेलिक का उपयोग जो हमारी मोटर व्हीकल इंडस्ट्री है उसमें भी किया जाता है। तो उसमें जो हमारे जो इंटरनल फिलिंग होती हैं, सीट कवर होते हैं या कुशन्स होते हैं, इन सबको बनाने में जो एक्रेलिक है उस रेशे का उपयोग किया जाता है ना। तो इसके अलावा जो एक्रेलिक फाइबर है उसका उपयोग जो मेडिकल टेक्सटाइल है उसमें भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो ड्रेसिंग मटेरियल है या सर्जिकल जो ड्रेस होती हैं, जो डॉक्टर्स पहनते हैं, नर्स पहनते हैं, जो सर्जिकल गाउन वगैरह होते हैं, उसमें भी एक्रेलिक रेशे का उपयोग किया जाता है। तो आज का जो लेक्चर था वो था एक्रेलिक रेशों के बारे में। मुझे आई होप कि आपको जो एक्रेलिक रेशा है उसकी निर्माण प्रक्रिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके उपयोग के बारे में समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने अगले मानव निर्मित रेशे के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।